प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पेज नंबर 18 तक का कथाक्रम पढ़ा था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 18 नंबर पेज तक के कथाक्रम में हमने देखा कि ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए शकराज के शिविर में जाना स्वीकार नहीं करती और आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो जाती है। तभी चंद्रगुप्त आकर ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से रोकता है। आगे देखिए। ठहर कर और भी एक बात है। चंद्रगुप्त अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता हुआ ध्रुव स्वामिनी को कहता है कि जैसे ही तुम्हारा विवाह मेरे भाई रामगुप्त से हो गया था, मेरे हृदय में एक अंधकार सा छा गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन के किसी कोने में एक किरण को जागृत कर रखा था कि तुम कहीं ना कहीं इस राजमहल का हिस्सा हो और कभी ना कभी तुमसे मेरी बात अवश्य होती रहेगी। और मैंने जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल लिया था। तुम्हारे साथ जितने भी मैंने मधुर स्वप्न देखे थे, जितना भी प्रकाशमय जीवन में तुम्हारे साथ जीना चाहता था, वह सब अंधकार में बदल गया था। लेकिन उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया। लेकिन मैंने यह सब तुम्हारे साथ प्रेम के संग बिताए हुए समय को इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि गुप्त वंश की मर्यादा और गुप्त राष्ट्र की रक्षा अगर रामगुप्त के विवाह करने से के साथ विवाह करने से हो जाती है तो सहसा ही मैं इस अपने प्रेम का समर्पण कर दूंगा। ध्रुव स्वामिनी आंखें बंद किए कौतूहल भरी प्रसन्नता से हाँ हाँ कहो कहो, और ध्रुव स्वामिनी उसकी बातों को चुपचाप आंखें बंद करके सुन रही होती है और बड़ी हैरानी भी होती है और प्रसन्नता के साथ कहती है, चंद्रगुप्त तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम मेरे प्रति जो भी भाव रखते हो उन सब भावों को कह डालो। और जब चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी के सामने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहा होता है कि अचानक से शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। रामगुप्त कहता है, चंद्रगुप्त देखो यह क्या बात हुई कि ध्रुव स्वामिनी कितना बड़ा अपराध करने जा रही है, अर्थात वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बना। चंद्रगुप्त अपने भाई और गुप्त वंश के राजा रामगुप्त पर व्यंग करता हुआ कहता है कि ध्रुव स्वामिनी तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह सब कर रही है, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। आपको तो शर्म के मारे कब से पहले ही डूब मरना चाहिए था, लेकिन आपसे तो वह भी नहीं हुआ। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना 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 भयानक है। और रामगुप्त शिखर स्वामी से कहता है, देखो चंद्रगुप्त के मन में भी मेरे प्रति कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष है, कितनी कालीमा है, और वह भी चाहता है कि मैं ही मर जाऊं। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृही विधान है, उसे न भूलना चाहिए। शिखर स्वामी रामगुप्त का पक्ष लेता हुआ कहता है कि चंद्रगुप्त कुमार, इस गुप्त वंश का सर्वोत्तम, सबसे अधिक मूल नियम, मूल सिद्धांत विनय का रहा है, अर्थात तुम्हें विनम्रता पूर्वक महाराज के साथ व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। चंद्रगुप्त व्यंग से कहता है, अमात्य तुम तो बड़े चतुर हो। तो शिखर स्वामी, तुम्हारा ही सब ये किया धरा है, अर्थात तुमने ही रामगुप्त के कान भरे हैं और ऐसी व्यवस्था की है कि युद्ध ना करके शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए और सभी सामंत स्त्रियों और महादेवी को उपहार में दे दिया जाए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रपंचकों का आवरण है जिसमें वह शील ना हो, जो परस्पर सम्मान की घोषणा करता हो। का पुरुष, तुम तो कायर पुरुष हो। आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रगुप्त के इस कथन को सुनकर शिखर स्वामी जब विनयशील होने का उपदेश देता है, तब चंद्रगुप्त उसके विनय के उपदेश को सुनकर व्यंग भरे शब्दों में कहता है कि तुम्हारे मुख से विनय की बातें अच्छी नहीं लगती। वह उसे कहता है, तुमने महारानी को शकराज को देने की संधि शर्त स्वीकार कर ली है, तो क्या यही विनय की चरम सीमा है? अर्थात शत्रु के सामने घुटने टेक देना ही तुम्हारा धर्म है। ऐसी विनय कायर छलकपटी लोगों के लिए अपनी दुर्बलता को छिपाने का एक बहाना मात्र है। चरित्र में दृढ़ता और पौरुषता के अभाव में तुम किसी और की बलि दे देना चाहते हो, अर्थात नारी की बलि देना, अर्थात नारी के आत्मसम्मान की रक्षा की बजाय तुम अपने पौरुषता
को दिखाने के बजाय शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हो और तुम विनय की बातें करते हो। इन ऐसी आत्म प्रपंचना वाली बातें करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। शीलवान की विनय तो सदा आत्म जो शीलवान होता है, जो विनयशील होता है, वह तो सदा अपनी और दूसरों के आत्म सम्मान की रक्षा करता है। किंतु रामगुप्त और शिखर स्वामी की विनयशीलता तो देखो, जो राष्ट्र गौरव और आत्म सम्मान को मिट्टी में मिला देने वाला काम कर रहे हैं। वास्तव में यह विनय के नाम पे कायरता और धोखा है। और महाराज समुद्रगुप्त ने, हमारे पिताश्री ने जिस गुप्त वंश की हमेशा मान मर्यादा की रक्षा करी, तुम उसको मिट्टी में मिलाने में तुले हुए हो। शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए। शिखर स्वामी कहता है, चंद्रगुप्त कुमार, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं गुप्त वश की मान मर्यादा और आत्म सम्मान को दांव पर लगा रहा हूं, तो मुझे अवश्य ही प्राणदंड दे दिया जाए। मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं अपना मृत्युदंड ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, किंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें यही उचित कदम लगा तो हमने ऐसा किया। मंदाकिनी प्रवेश करती है, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी भी शिखर स्वामी के ऊपर व्यंग करती हुई कहती है, तुम ऐसे राजा की रक्षा करना चाहते हो, ऐसे राष्ट्र की रक्षा, जो राजा स्वयं अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ हो और अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जो उस कुल की, उस वंश की नारियों का सहारा लेता हो, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखर स्वामी कि तुम राजा और राष्ट्र की रक्षा के नाम पर नारियों के आत्म सम्मान को दांव पर लगा रहे हो। अमात्य, यह कैसी विवशता है? मुझे यह विवशता, यह मजबूरी समझ में नहीं आ रही है। तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, और तुम कौन सा नाटक रच रहे हो? यह तुम्हारा स्वांग मात्र है कि मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए। महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत। महादेवी तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। यदि तुम्हें मृत्यु से डर ना लगता तो तुम युद्ध करने के लिए तैयार होते, ना कि रामगुप्त को यह कहते कि क्यों ना ध्रुव स्वामी को ही उपहार में दे दिया जाए। फिर यह हिचक क्यों? जिस तरह से महादेवी आत्महत्या के लिए तैयार है, तो तुम हिचक क्यों कर रहे हो? तुम भी अभी तुरंत ही मर जाओ। एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, हमें भी तो पता चले कि तुम में कितना दम है। दिखाओ, मरकर दिखाओ, और तुम्हारी सारी बातें हमारे समक्ष आ जाएंगी। बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। यदि तुम बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान बचेगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। चंद्रगुप्त, आहा मंदा, भला तू कहाँ से ये उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? चंद्रगुप्त मंदाकिनी के ऊपर व्यंग करते हुए कहता है कि वही खड्गधारिणी मंदाकिनी है ना, जो ध्रुव स्वामी की सेवा में नियुक्त थी। तब तो तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था रामगुप्त के खिलाफ। आज तू इतनी बड़ी उत्साह भरी बातें कैसे करने लग गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। और शिखर स्वामी को चंद्रगुप्त कहता है, जो यह स्त्री मंदाकिनी कह रही है, आज पहली बार यह सही न्याय की बात कर रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भी संधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल। और रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, तुम सभी छली हो, कपटी हो, धोखेबाज हो, तुम सभी मेरे प्राण लेना चाहते हो। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। चंद्रगुप्त कहता है कि क्यों, फिर आपको पुरुष होने का कोई अधिकार ही नहीं है। चलो फिर आप स्त्री बन जाओ और हम बैठकर रोना रोते हैं कि शकराज ने हमें संधि प्रस्ताव भेजा है, हम उससे युद्ध ना लड़ें। हिजड़ा प्रवेश करते हुए, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। और इतने में व्यंग करता हुआ हिजड़ा भी आ जाता है और चंद्रगुप्त को कहता है कि स्त्री बनना भी कोई आसान कार्य नहीं है। स्त्री बनने का कार्य अगर आपको करना है, वह मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है, और वह शिखर स्वामी के मुंह पर व्यंग से हाथ फेरता है। ओह, तुम नहीं बन सकते। शिखर स्वामी को कहता है, तुम तो कुछ भी बनने लायक नहीं हो, ना तुम पुरुष हो और ना ही तुम स्त्री बनने लायक हो। तुम्हारे ऊपर तो बड़ा कठोर आवरण है, अर्थात तुम तो किसी भी कर्म के नहीं हो, अर्थात तुम्हें तो हिजड़ा बनने का भी अधिकार नहीं है। तुम्हें तो लज्जा के मारे कुएं में डूब कर मर जाना चाहिए। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको
देखकर महादेवी को भी भ्रम हो जाए और कुमार के ऊपर हाथ लगाकर कहती है कि मैं शपथ खाकर कहती हूँ, अर्थात क्योंकि यदि मैं आपको अपने हाथों से तुम्हें नारी रूप में सजा दूँ तो महादेवी को भी भ्रम हो जाएगा कि आप चंद्रगुप्त हैं या कोई स्त्री रूप है। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है और चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। ध्रुव स्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार। आगे की गद्य पंक्तियों में देखिए, यहाँ पर वही नपुंसक तो नहीं, बहुतों में से किस किस को निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कानाफूसी करने लग जाता है। इन गद्य पंक्तियों में बताया गया है कि ध्रुव स्वामिनी हिजड़े के प्रसंग के माध्यम से रामगुप्त एवं शिखर स्वामी की कायरता और नपुंसकता को व्यक्त करती हुई ये शब्द कहती है कि यहाँ केवल एक हिजड़ा ही नपुंसक है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो और लोग भी नपुंसक हैं जो अपने कुल की महारानी के मान की रक्षा नहीं कर सकते। वे अपने कुल की वधू को शत्रु को उपहार में देने पर उससे संधि करने के लिए बेचैन हैं। कुल की मर्यादा और सम्मान को दाव पर लगाकर जीवित रहना कहाँ की बहादुरी है। इसलिए ध्रुव स्वामिनी कहती है कि यहाँ केवल एक हिजड़ा ही नपुंसक नहीं है, अपितु और भी बहुत से लोग नपुंसक और पौरुषहीन हैं। तुम किस किस को बाहर निकालोगे चंद्रगुप्त? तुमने कान पकड़कर हिजड़े को तो बाहर निकाल दिया, अर्थात रामगुप्त और शिखर स्वामी भी किसी नपुंसक से कम नहीं हैं। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। चंद्रगुप्त अचानक से खड़ा होकर कहता है, शिखर स्वामी, यह तुम्हारे लिए ही बात कही गई है। जो तुम्हारा सहयोगी हिजड़ा है उसकी सलाह मुझे बिल्कुल सही लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के साथ जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम जैसा उचित समझना वैसा करना। और चंद्रगुप्त कहता है, हिजड़ा बात बात में सही सलाह दे गया, अर्थात मैं नारी का वेश धारण करके अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज से युद्ध करने के लिए जाऊंगा, लेकिन ध्रुव स्वामिनी को उपहार में कभी भी नहीं देने दूंगा। और यदि मैं जीत गया, युद्ध में सफल हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है, संकट राष्ट्र के ऊपर से संकट टल ही जाएगा। और अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, फिर तुम्हें जैसा उचित लगे शकराज की संधि प्रस्ताव स्वीकार करना है या उससे युद्ध लड़ना है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करना। लेकिन मेरे होते मैं ध्रुव स्वामिनी और अन्य सामंत कुमार की स्त्रियों के आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगने दूंगा। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में जकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर कहती है कि नहीं कुमार, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। मेरे शुद्र निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। मेरा जीवन तो शून्य है, अर्थात मेरे निर्बल जीवन के मान सम्मान को बचाने के लिए आपको इतना बड़ा त्याग बलिदान करने की जरूरत नहीं है, अर्थात आपको शकराज के साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। रामगुप्त जब देखता है कि ध्रुव स्वामिनी ने चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में ले लिया है तो उसे बड़ी ही आश्चर्य होता है और वह क्रोध से भनभनाता हुआ कहता है, छोड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती, यह कैसा अनर्थ कर रही हो, अर्थात तुम मेरी पत्नी होकर मेरे ही सामने कुमार को अपनी बाहों में ले रही हो, तुम, यह कैसी निर्लज्जता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि चंद्रगुप्त स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन वह ध्रुव स्वामिनी को उपहार में देने के संधि प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। तो बेटा, आप सब यह पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। धन्यवाद।